स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास जो अनसर्टेनिटी से रिलेटेड थी वो बेसिकली हमने एंड की थी टू जो अनसर्टेनिटी के कंसेप्ट्स हैं उनको या रूल्स कहते हैं हमको अंडरस्टैंड करने के बाद। फर्स्ट क्लास में हमने सम और डिफरेंस का रूल स्टडी किया, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रूल स्टडी किया और इस क्लास में हमने पावर ऑफ अ क्वांटिटी इसका रूल स्टडी करना है और उसके बाद फिर हमने जो है वो एवरेज वैल्यूज ऑफ मैनी मेजरमेंट्स इसको स्टडी करना है एंड देन हम मूव कर जाएंगे इनकी एग्जांपल्स के ऊपर। देखिए, मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज भी करवा देता हूँ ताकि लास्ट क्लास में जो चीज़ें पढ़ी इसमें रिवीजन हो जाए। मैं रिवीजन में दो फार्मूलाज को रिवाइज करवाऊंगा। एक तो ये है हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, इससे पहले अब आ जाते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। हमने कहा था कि जो लीस्ट काउंट होता है वो बेसिकली यही पढ़ा था, दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि जो लीस्ट काउंट है वो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के। तो यूजिंग लीस्ट काउंट हम क्या करते हैं कि फाइंड करने की कोशिश करते हैं। किसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। ये फार्मूला है ना फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का, मैं डिटेल से ये बता चुका हूँ लास्ट क्लास के अंदर। पार्ट 1 जिन बच्चों ने अगर पार्ट 1 नहीं देखा उसका पार्ट 1 पहले सुन लें, फिर उसके बाद इस तरफ आए इस क्लास को सुने। नेक्स्ट हमारे पास है कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को यानी कि इसका फार्मूला याद करने के बाद अब आ जाते हैं टूवर्ड द फार्मूला ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला ये हमारे पास लिखा हुआ है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी, अगर हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आते हैं तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फार्मूला जो है वो आपने लाजमी तौर पर याद करना है। अब इसके बाद हमने जो रूल्स पढ़े थे वो रूल को भी एक दफा रिवाइज कर लें। वो रूल्स कुछ इस तरीके से थे कि अगर लेट्स सपोज हमने सम और डिफरेंस करना, मैं एक सेंटेंस में रिवाइज करवाता जाऊंगा डिटेल के लिए, फिर बता रहा हूँ कि पार्ट 1 हमने लाजमी। सम और डिफरेंस के लिए रूल हमने ये पढ़ा था कि दो चीज़ों को जब ऐड या उनको माइनस कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या उनका डिफरेंस ले रहे हो तो आप उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को हमेशा ऐड करेंगे। हम डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, ये क्या है? ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज। तो देखिए जरा, आपने जब भी x प्लस वाई करेंगे या x माइनस वाई करेंगे तो उनकी अनसर्टेनिटीज को हमेशा आप ऐड करेंगे। डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई ये हमेशा ऐड ही होंगी। मतलब सिंपल याद रख लें कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज सम और डिफरेंस में हमेशा ऐड होती है। फिर हमने रूल पढ़ा था फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हमने कहा था कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों या दो चीज़ें डिवाइड हो रही हों तो उनमें जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो क्या होती है? हमेशा परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमेशा क्या होती है? ऐड होती है। जैसे कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एक्स है या परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वाई है, आप इन दोनों को अगर नोट डाउन करें तो हम देखते हैं कि इन दोनों को हमने ऐड किया हुआ है, यानी कि इनका हमेशा सम नहीं होता है। फिर मैं रिवाइज करवा रहा हूँ सेंटेंस के, अगर सम और डिफरेंस है तो वहां पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड होंगी। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो वहां पर हमेशा परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होगी। मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे जोर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ याद रहे। फिर आ जाता है हमारे पास रूल जो है वो किसके लिए आ जाता है? फिर हम पढ़ेंगे पावर के लिए कि अगर पावर हो देन क्या करते हैं, यानी कि अगर पावर का रूल आ जाए तो देन हम उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई पावर को समझने की को अब ये पावर से अब यानी कि हमारा ये वाला टॉपिक स्टार्ट हो। तो पावर के लिए सिंपल याद रख लें कि जब हमने पावर को स्टडी करना है और अनसर्टेनिटीज में पावर को स्टडी करना है तो अब हम याद रखिएगा कि पावर हमेशा मल्टीप्लाई, देखिए ना एक्स क्यूब है,
यहाँ यानी कि पावर 3 है। पावर हमेशा परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई होती है, यानी कि पावर ऑफ अ क्वांटिटी इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड, किसके साथ मल्टीप्लाई होगी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगी, जिसकी पावर है, यानी कि देखिए एक्स की पावर है तो एक्स की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 3 के साथ। तो ये इसका रूल है पावर का। जब एग्जाम्पल करते हैं तो उसकी तरफ भी जाएंगे, एग्जाम्पल की तरफ भी जाते हैं, तो इंशाल्लाह सारी चीजें एग्जाम्पल में अब क्लियर हो जाएंगी। इस क्लास में हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे। अनसर्टेनिटीज इन एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट। देखें जब आपने क्या करनी है? एवरेज वैल्यू। अब अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। ओके, कौन कौन से स्टेप्स हैं हम स्टडी करेंगे तो पता चल जाएगा कौन कौन से स्टेप्स हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, यानी कि जो आपके पास मेजर्ड वैल्यू है, हम एग्जांपल लेते हैं। 3 रीडिंग्स हैं। लेट्स सपोज हमारे पास R1 है 1.50 सेंटीमीटर, R2 है 1.51 सेंटीमीटर, R3 है 1.52 सेंटीमीटर, यानी कि ये तीनों वैल्यूज मेजर्ड वैल्यूज है। तो उसने क्या कहा? पहला स्टेप फाइंड द एवरेज ऑफ मेजर्ड वैल्यू, यानी कि आपने इस मेजर्ड वैल्यू की एवरेज ले ली। और आपको पता है एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? तो एवरेज फाइंड करने का तरीका आपको आता है कि तीनों को ऐड करें। अगर 3 चीजें हैं 3 को ऐड करें, 3 पे डिवाइड करें। 2 चीजें हैं 2 को ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें। 4 चीजें 4 को ऐड करें, 4 पे डिवाइड कर दें। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है? एवरेज फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 देखें हमने तीनों को ऐड किया, किस पे डिवाइड कर दिया? 3 पे। तो ये पहला स्टेप हमारा काम सॉल्व हो गया कि हमने उसका एवरेज ले लिया। तो फर्स्ट स्टेप में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? फाइंड द एवरेज ऑफ मेजर्ड वैल्यू। तो फर्स्ट हम स्टेप के अंदर हमने एवरेज वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यू थी उसकी हमने एवरेज फाइंड की। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकंड स्टेप। फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द एवरेज, यानी कि अब बेसिकली आपने क्या करनी है? फाइंडिंग डेविएशन। डेविएशन मतलब आप इसको यूं समझ लें, देखिए टोटल एवरेज वैल्यू क्या है मैं आपको समझाता हूँ। एवरेज वैल्यू क्या है? एवरेज आई 1.51 सेंटीमीटर। अब R1 की डेविएशन देखनी है, R2 की देखनी है, R3 की देखनी है, हर वैल्यू की डेविएशन देखनी है। किससे? एवरेज से देखनी है। कैसे देखेंगे? अब क्या करेंगे? एवरेज आई, एवरेज में से R1 को माइनस कर देंगे तो R1 की डेविएशन आ जाएगी, यानी कि डेल्टा R इज इक्वल टू R माइनस R1। ठीक है, तो 1.51 माइनस 1.50। क्यों? R1 की वैल्यू 1.50 है और एवरेज कितनी है? 1.51। तो माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.01। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? इसी तरीके से R2 की डेविएशन देखते हैं तो एवरेज माइनस R2, तो 1.51 माइनस 1.51, क्योंकि R2 की वैल्यू भी 1.51 है तो आंसर आ जाएगा 0 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं किसकी? हम तीसरे की भी सेम यही तरीके से। कैसे करेंगे? अब आप थोड़ा सा खुद सोचें कैसे करेंगे। तो हम फाइंड करेंगे एवरेज माइनस R3। तो यार इसमें क्या मसला है? फिर मुश्किल क्या चीज़ है? कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। तो हम इसको R3 के साथ ये देखें, आपने फाइंड कर ली डेविएशन। तो ये आपने R3 में R एवरेज माइनस R3, R एवरेज माइनस R3, तो ये आ गया 0.01। तो अब देखें जो डेविएशन, अच्छा अब हाँ अब तो दूसरा स्टेप भी हो गया, तीनों की डेविएशन भी हो गई। अगर 4 हो जाते, चारों के फाइंड कर लेते, क्या मसला था? ठीक है जी। तो अब आ जाता है मेरे भाई जो मेरे स्टूडेंट्स, मेरी बहनें हैं, उनके लिए मैं जो अपने स्टूडेंट्स को तकरीबन तो यही कहता होता हूँ, इसलिए हमें परेशान नहीं हो जाना। तो अब थर्ड स्टेप देखते हैं। तो द मीन डेविएशन इज द अनसर्टेनिटी इन द एवरेज। द मीन डेविएशन इज द अनसर्टेनिटी इन द एवरेज। अब देखें क्या करना है, समझ आई? कुछ करके देखते हैं तो फिर समझ आएगी ना कि मीन डेविएशन इज द अनसर्टेनिटी इन द एवरेज, यानी कि एवरेज के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो मीन डेविएशन। तो कर लेते हैं भाई। अब जो डेविएशन आई है, R1 की डेविएशन भी आई है, R2 की डेविएशन भी आई है, R3 की डेविएशन भी आई है, तो इनके ले लेते हैं मीन। तो ये जो मीन होगा वो बेसिकली क्या होगा? अनसर्टेनिटी होगी। तो मीन कैसे लेंगे? डेल्टा R1 आया प्लस डेल्टा, अभी तो बताया यार मीन और एवरेज ऐसे एक तरीके से लेते हैं। तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बच्चों अब देखें R1 प्लस R2 प्लस R3 लिया, डिवाइड बाय 3 कर दिया। R1 कितना आया था? अब R1 वो नहीं है, ये डेविएशन है R1 की। ठीक है, 0.01, 0 प्लस 0.01, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक है, इसको हम कर लेते हैं ठीक। ये 0 यहाँ पर नहीं है भाई, ये 0 है यहाँ पर। तो आपने डेल्टा R1
प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R3 डिवाइडेड बाय 3, इसके मीन फाइंड किया डेविएशन का, द आंसर इज 0.0067 सेंटीमीटर, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 0.007 सेंटीमीटर। ठीक है जी, राउंडिंग ऑफ हमने इसको मेथड से हमने इसको राउंड कर लिया। तो अब क्या पढ़ा था, मैं अगेन उस थर्ड रूल की तरफ जाता हूँ एंड रिवाइज करवाता हूँ। मेरी आदत ये है, सॉरी आप बोर भी कुछ बच्चे होंगे, कि मेरी आदत है कि जब मैं ख़त्म करूँ तो बच्चे भी ख़त्म कर चुके हों, तो समझ चुके हों, उसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो पहला स्टेप हमने जो एवरेज मीड वैल्यूज थी, 3 थी 4 थी, उनका हमने एवरेज ले लिया। फर्स्ट स्टेप हो गया, याद रखें। सेकंड स्टेप ये है कि फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द एवरेज, यानी कि उनकी डेविएशन फाइंड कर ली। डेविएशन कैसे फाइंड करनी है ये याद रखना पड़ेगा आपको, कि एवरेज में से एवरेज माइनस R1, एवरेज माइनस R2, एवरेज माइनस R3, R4 होता था एवरेज माइनस R4, एंड देन जो डेविएशन आई उसके हमने क्या फाइंड कर ली, मीन। और मीन जो फाइंड किया वो क्या था, इज द अनसर्टेनिटी इन द एवरेज, जिस एवरेज के अंदर अनसर्टेनिटी इस तरीके से हमने निकाल ली। क्लियर है पॉइंट? क्योंकि कंफ्यूजन है तो बताएं जी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रूल नंबर डी। अब नेक्स्ट हमारा एक रूल है, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो वो क्या है, अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, कि आपका जो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट है उसमें अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम उसको स्टडी करते हैं कैसे फाइंड करेंगे, तो हम थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। द टाइम पीरियड t of a vibrating body can be found by dividing time of multiple vibration to the number of vibration। ठीक है, कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी हम समझते हैं। जब हमने है ही नहीं, हमने रीड किया है। तो टाइम पीरियड जो है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का, उसको कैसे फाइंड करते हैं, कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग टाइम ऑफ मल्टीपल वाइब्रेशन, टाइम ऑफ मल्टीपल वाइब्रेशंस टू द नंबर ऑफ वाइब्रेशन। यानी कि यार हम सिंपल पेंडुलम का केस ले लेते हैं। सिंपल पेंडुलम में हमने लेट्स सपोज क्या किया, हमने उसकी मल्टीपल वाइब्रेशंस ले। टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी कैन बी फाउंड, कैसे फाइंड करते हैं हम, यार एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। फर्स्ट ईयर हमने लेट्स सपोज, मैं एग्जांपल देता हूँ, हमने कहा देखें, हमने सिंपल पेंडुलम लिया। अब उस सिंपल पेंडुलम को आपने क्या किया, और ये आपके पास लेट्स सपोज एक सिंपल पेंडुलम है, इस सिंपल पेंडुलम को आप मूव करवाते हैं। रफ सी डायग्राम बना रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए। मूव करवाते हैं, कितना मूव करवाते हैं, ये उसकी दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, यहाँ से यहाँ तक हम उसकी 20 वाइब्रेशंस लेते हैं, 20 वाइब्रेशंस लेते हैं। तो ये जो 20 वाइब्रेशंस हैं, तो टाइम ऑफ मल्टीपल वाइब्रेशंस मतलब कितनी वाइब्रेशंस ली, लेट्स सपोज 20, 15, 10, 30 जितनी भी आपने ले ली, डिवाइड। अच्छा, अब टाइम आपने पहले तो उसका टाइम नोट कर लिया, यानी कि मैंने जब इसको मूव करवाया सिंपल पेंडुलम को, तो मैंने स्टॉप वॉच को ऑन कर लिया। स्टॉप वॉच को ऑन करने के बाद जैसे ही मैं, अब साथ साथ स्टॉप वॉच ऑन थी, साथ साथ मैं उसकी वाइब्रेशन काउंट कर रहा था, 1 2 3 4 5 सो ऑन, चलते 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 जब 20 तक पहुंचा। मैंने लाजिमी तौर पर 20 नहीं लेनी, मैं कुछ भी ले सकता हूँ वैल्यू उसकी, मैंने वैसे अपनी चॉइस के लिए 20 तक ली। तो जैसे ही 20 वाइब्रेशंस कंप्लीट हुई, मैंने फौरन से स्टॉप वॉच बंद कर दी। और जब मैंने स्टॉप वॉच बंद की, तो तब मेरे पास जो टाइम था वो मैंने नोट कर लिया। लेट्स सपोज मेरे पास वो टाइम था 10 सेकेंड, सपोज जस्ट हम समझते हैं तो, ठीक है, कितने तो टाइम ऑफ मल्टीपल वाइब्रेशन, ठीक है, टाइम कितना आया 10 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी थी 20। तो आंसर जो आएगा वो आप फाइंड कर लेंगे, आंसर आएगा 0.5। तो ये क्या आ गया, 0.5 आया बेसिकली एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम निकाला हमने वो, ठीक है। तो टाइम पीरियड फाइंड करना आ गया आपको। अच्छा छोड़ें, टाइम पीरियड को फाइंड करना वैसे भी आपको आता था। अब अनसर्टेनिटी को फाइंड करते हैं कि अनसर्टेनिटी को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई। अब सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई। अब हमने टाइम पीरियड तो फाइंड कर लिया, टाइम पीरियड तो हमने पहले भी सीखा हुआ था। तो अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड बेसिकली जो फाइंड करनी है, तो वो लीस्ट काउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन फार्मूला याद रखना पड़ेगा। यानी कि जो अनसर्टेनिटी होगी, टाइम पीरियड की अनसर्टेनिटी होगी, इज फाउंड बाय डिवाइडिंग लीस्ट काउंट ऑफ द टाइम रिकॉर्डिंग डिवाइस। नोट डाउन कर लें इसको कि किसका लीस्ट काउंट आ रहा है यहाँ पर,
टाइम रिकॉर्डिंग डिवाइस कौन सी थी? स्टॉप वॉच थी। अब देखें, अच्छा इसने एग्जांपल दी हुई है थी वही जो मैंने दी थी, तो हम उसको जरा चेक कर लेते हैं। तो जो हमारे पास डिवाइस थी उसको हम जनाब एक दफा हम कहते हैं कि द टाइम रिकॉर्डेड फॉर 20 वाइब्रेशंस ऑफ अ पेंडुलम इज, इसने थोड़ा टाइम ज़्यादा नहीं है तो चलें जी हम 35.2 सेकेंड। लेट द लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच यूज्ड इज 0.1 सेकेंड, यानी कि 1/10 सेकेंड। आप अभी इस चक्कर में पड़ जाएंगे, डिजिटल है जो मैकेनिकल है छोड़ें उसको, बस जो भी दिया होगा न्यूमेरिकल में आप उसको यूज करेंगे। तो आपने क्या किया, लीस्ट काउंट जो था वो 0.1 सेकेंड था। सो द अनसर्टेनिटी इज मेजर्ड। अब देखें ना, अनसर्टेनिटी इन मेजर्ड टाइम इज, टाइम कितना मेजर्ड हुआ? 35.2 सेकेंड, ठीक है, प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड क्या है उसकी अनसर्टेनिटी, लीस्ट काउंट। अच्छा पहले हम उसका टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। अगर देखें टाइम पीरियड क्या है, ये टाइम है, मैं फिर बता रहा हूं, ये टाइम स्मॉल टी जो है वो टाइम है। ये अच्छा हम मिक्स कर रहे हैं वो थोड़ा सा चीजों को, तो थोड़ा आपने मिक्स नहीं करना। एक टाइम पीरियड है, एक टाइम है। टाइम जो है वो है 20 वाइब्रेशंस के लिए, कितना है ये 20 वाइब्रेशंस कंप्लीट की जब पेंडुलम ने, कितना है 35.2 सेकेंड। तो अच्छा अब ये तो पहले आप चले इस टाइम को यूज करते हुए इस फॉर्मूले को यूज करें, कैपिटल टी फाइंड कर लें, यानी कि टाइम पीरियड फाइंड कर लें। तो 35.2 डिवाइडेड बाय 20, तो आपके पास आ गया 1.76 सेकेंड। अब आ जाता है कि उसका लीस्ट काउंट कितना था, जो लीस्ट काउंट की जरूरत पड़ रहा है। क्वेश्चन फौरन दिन में आ गया, लीस्ट काउंट की जरूरत पड़ रहा है। अगर तो आपने लेक्चर गौर से सुना तो फिर तो आपके क्वेश्चन देर में नहीं आएगा, लेकिन बात कुछ बच्चे सो जाते हैं दरमियान में, तो फिर अचानक से आंख खुलती है। उससे बचने के लिए आपने हर एक पॉइंट को नोट करना है। तो डेल्टा टी जो है ये क्या है, ये है अनसर्टेनिटी। कैसे फाइंड की? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। लीस्ट काउंट कितना था हमारे पास था 0.1 सेकेंड, जिस और लीस्ट काउंट किसका, जिस डिवाइस को यूज करके हमने टाइम मेजर किया। तो द अनसर्टेनिटी इन मेजर टाइम इज 35.2 सेकेंड प्लस माइनस 0.1 सेकेंड, ठीक है। मतलब 0.1 सेकेंड लीस्ट काउंट है स्टॉप वॉच का, और 35.2 जो है क्या आया, लेट्स उसका टाइम आया। अभी छोड़ें इसको, 35.2 ना लिखें, ये बेहतर है ये ना लिखें ताकि आप कंफ्यूज ना करें। ये टाइम के साथ हमने अनसर्टेनिटी लिखी है, लेकिन अगर टाइम पीरियड के साथ उसकी अनसर्टेनिटी लिखेंगे तो फिर कैसे लिखेंगे? तो फिर भाई पहले तो टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। तो टाइम पीरियड फाइंड कर लिया आपने, ये स्टेप आपने किया ना टाइम पीरियड फाइंड करने, ठीक है। ये हमने ये टाइम पीरियड फाइंड कर लिया। अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड, तो डेल्टा टी कैसे निकालेंगे? डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या पड़ा? लीस्ट काउंट। बोलें लीस्ट काउंट कितना है 0.1, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है 20, तो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशन 30 होती तो लीस्ट काउंट जो अनसर्टेनिटी थी वो और उसमें चेंज आ जाता, तो हम 0.1 डिवाइडेड बाय 30 कर देते। अगर यहीं पर नंबर ऑफ वाइब्रेशन होती 10 तो हम 0.1 डिवाइडेड बाय 10 कर देते। यहाँ 15 होती तो 15 डिवाइड कर देते। लीस्ट काउंट तो अगर हाँ, अब जैसी डिवाइस चेंज करेंगे लीस्ट काउंट चेंज होगा, तो लीस्ट काउंट भी ऊपर चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल तो हम इसी कंडीशन को, इसी सिचुएशन को ले रहे हैं कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन 20 थी, लीस्ट काउंट स्टॉप वॉच का 0.1 था, एंड हमने वैल्यूज पुट की और 0.005 सेकेंड आ गया। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पर हमारे पास टी प्लस डेल्टा टी जो है वो इक्वल टू है 1.76, यानी कैपिटल टी टाइम पीरियड प्लस 0.005। तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल सॉल्व, ठीक है जी। एग्जाम्पल जो है वो 1.3 हम इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल इसलिए मैं करवा रहा हूँ, आप मैसेज मैं चाह रहा हूँ कि जो है वो एग्जाम्पल सॉल्व हो जाए ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर वो कहता है इफ वोल्टेज मेजर्ड अक्रॉस अ कंडक्टर इज V प्लस माइनस डेल्टा V इज इक्वल टू 7.3 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट एंड करंट इज I प्लस माइनस डेल्टा I इज इक्वल टू 2.73 प्लस माइनस 0.051 एम्पेयर, ये करंट है। फाइंड द रेजिस्टेंस। अच्छा अब ये यहाँ पर फार्मूला जो है वो सिंपल सही होगा, जब भी अनसर्टेनिटी का ऐसा नहीं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दे देगा। तकरीबन आपको फार्मूला आता होगा, यही मन होगा। मसला फार्मूले का नहीं है, रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है वो हमें पता है, हमने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है। V = IR होता है, R = V ओवर I निकलाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर फार्मूला जो यूज करेंगे
तो उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमने फॉर्मूला तो यूज कर लिया, v इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया, और r इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय i, ये आ गया। तो v आपके पास कितना है, अब देखें, रूल्स को ज़हन में लेके आए वापस, यहाँ से एज इट इज देख के नहीं छापनी, रूल्स को ज़हन में लेके आए। जब हमने क्या पढ़ा था, जब दो चीज़ें डिवाइड हो रही हों, जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों, तो हमने क्या करना होता है, हमने सीखा था कि हम उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं। देखिए ना, जो मेजर्ड वैल्यूज हैं वो तो डिवाइड होंगी। अब मेजर्ड वैल्यू यहाँ पर क्या है, हम देखते हैं, यहाँ पर आई करंट की मेजर्ड वैल्यू है 2.73, तो और वोल्टेज की वैल्यू क्या है 7.3। तो ये तो सिंपली जिस तरीके से हमने बचपन में सीखा था, ये तो वही है कि 7.3 डिवाइडेड बाई 2.73 तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2.7 ओम। अब इशू ये होता है कि देखें परसेंट, अब हमने क्या पढ़ा था रूल कि जब डिवीजन हो रही होगी या मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी, तो यहाँ वी ओवर आई डिवीजन नहीं हो रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम ये करेंगे कि उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को डिवाइड कर देंगे। नो, क्या पढ़ा था, उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को तो हमेशा ऐड करते हैं, तो पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आए तो सही, फिर ऐड करेंगे ना। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी, जो वी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो उसको हमने क्या करना है, उसको हमने ये देखें तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी मल्टीप्लाई बाय 100। फार्मूला क्या पढ़ा था, रिवीजन में लेके जाए ज़हन को, वहाँ पर सोचें क्या पढ़ा था फार्मूला। वहाँ अगर देखें लेक्चर सुना तो आपको याद होना चाहिए फार्मूला, वहीं पर जैसे लेक्चर जहाँ हो वहीं पर यूट्यूब का फ़ायदा यही है, डिजिटल मीडिया का फ़ायदा यही है कि आप वहीं पर स्टॉप करें, स्टॉप करने के बाद फ़ौरन से उसको याद कर लें, फिर आगे चलें, ठीक है। तो आप देखें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय 100। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं, हमने पढ़ा था कि जो हम क्या पढ़ा था जी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फार्मूला है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, ये आ गई फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय जब 100 करेंगे तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कन्वर्ट हो जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के अंदर। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, सारी वैल्यूज बाकी तो पुट करनी है, तो 1% आ गया। इस तरीके से करंट की कर लेंगे तो डेल्टा आई ओवर आई मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2%। अब टोटल पर हमने क्या कहा, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज क्या होती है, ऐड, तो 1% प्लस 2% कितना होता है टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी 3%। तो देखें जो मेजर्ड वैल्यू को हमने डिवाइड करना था वो कर लिया, उनके साथ तो करना ही डिवीजन वाला काम है ना। लेकिन जब हमने उनको परसेंटेज अनसर्टेनिटी से डील करना तो प्लस माइनस क्या कर दिया, ऐड करके टोटल कितनी अनसर्टेनिटी परसेंटेज 3 प्लस माइनस 3% लिख दिया। अब यहाँ ये ना कहना कि प्लस माइनस लिखा भाई, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हम दोनों की ऐड कर चुके हैं, प्लस माइनस तो अनसर्टेनिटीज के लिए लिखना पड़ता है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पर हम आगे, ओके क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। तो देन मूव करते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। अच्छा, फिर एक और चीज वो है कन्वर्जन, ये सिंपल है वैसे, अगर लेट्स वो यहाँ तक कर लेते हैं तो एक नंबर कटने के चांसेस हैं, बाकी तकरीबन उम्मीद है नंबर आपको पूरे मिलेंगे। लेकिन हम एक नंबर भी क्यों कटवाएं, हम क्या करते हैं कि हम उसको परसेंटेज अनसर्टेनिटीज में, क्योंकि हमें आंसर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में गिवन था, तो हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी में नहीं लिखते आंसर अपना दोबारा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में लिखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है उसको दोबारा कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये भी तो एक क्वेश्चन है कि ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी में आंसर आया इसको एब्सोल्यूट में, यानी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के अंदर। तो कैसे करेंगे, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 3% का मतलब ही यही है, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड वैल्यू, तो मेजर्ड वैल्यू किसकी है, क्या है 2.7, तो 3 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2.7 ओम। तो हमारे पास जो आप ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 0.08। तो ये आंसर हमारा किस में आया है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के अंदर। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। तो ये डिवीजन की हमने एक एग्जांपल कर ली। अब देखें दुनिया की कोई भी एग्जांपल आ जाए तो आपको जस्ट रूल याद होना चाहिए। आप जब रूल याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसको सॉल्व करने की एबिलिटी आपकी हो जाएगी।
ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, किस तरफ जाते हैं? नेक्स्ट हम मूव करते हैं, एंड क्वेश्चन जो है वो, इफ रेडियस ऑफ अ सर्कुलर डिस्क इज मेजर्ड एज 2.25 सेंटीमीटर विद अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया फाइंड करें, हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं जिस तरह हम सिंपल न्यूमेरिकल में नोट करते हैं। क्या क्या चीज़ें गिवन है? आर गिवन है 2 पॉइंट, रेडियस है ना, आर गिवन है 2.25 सेंटीमीटर, डेल्टा आर यानी कि इसकी आर की अनसर्टेनिटी गिवन है ना, ये वाली। तो आर कितनी अनसर्टेनिटी गिवन है? 0 प्लस माइनस 0.01, तो प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर हमारे पास है अनसर्टेनिटी। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है सरफेस एरिया, यानी कि ए प्लस माइनस डेल्टा ए फाइंड करना है। तो बहुत अच्छा ये न्यूमेरिकल है। इसमें फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो वो रूल है वो पावर वाला वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए। तो अब यहाँ पर बेसिकली हमारे पास एरिया का फॉर्मूला, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। हमने पाई की वैल्यू में आती है, आर की वैल्यू है 2.25 का स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पर आके रुक जाना है, आगे नहीं देखना आपने। क्या फायदा क्या है यहाँ पर? फायदा ये है कि आपने यहाँ नोट डाउन किया कि भाई आर का स्क्वायर जो है वो 2.25 का स्क्वायर है ना। देन आगे क्या करेंगे? अब हमने पढ़ा हुआ है पावर रूल में कि पावर जो है वो मल्टीप्लाई होती है किसके साथ? परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। पावर किसके साथ मल्टीप्लाई होती है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। तो आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर लो, पिछले एग्जांपल में की नहीं है फाइंड। तो डेल्टा आर यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये सारी वैल्यूज पुट करें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ। पावर कितनी है? 2, तो 2 मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? 0.04 के साथ, क्योंकि एब्सोल्यूट सॉरी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4%, तो आंसर कितना आ गया? 0.8%। तो अब आपने यहाँ पर अब देखें, हाँ ये नहीं करना कि सिर्फ आप मल्टीप्लाई करें पावर को अनसर्टेनिटी के साथ और देन आप कहें काम हो गया। नो, आप इसका तो स्क्वायर लेंगे ना, यानी कि आप यूं समझ लें कि 2.25 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये ऐसे सॉल्व करें। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट? 3.14 तो आएगा ही आएगा ना, साथ उसकी तो अनसर्टेनिटी नहीं है, तो उसको तो अनसर्टेनिटी से हट के डील करेंगे ना। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2.25 का स्क्वायर। अब इसको अगर आप ब्रैकेट लगाना चाहिए ऐसे ब्रैकेट लगा दें, अच्छी बात है। तो अब ये देखें 2.25 का स्क्वायर कितना आया? 2.25 का स्क्वायर हमारे पास आया, जो भी हमने इसको कैलकुलेट कर लें, मल्टीप्लाई भी हमने इसको किससे किया? 3.14 से, और ये हमारे पास जो टोटल आंसर आया वो बना, कितना बन गया जी हमारे पास? वो बन गया 15 पॉइंट समथिंग। कैलकुलेटर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद पता चल जाएगा जो भी आंसर आएगा ना। 2.25 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3.14 और प्लस 0.8, इसका जो भी करेंगे। लेट्स सपोज अभी इस वक्त मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, टाइम भी कम है, तो कैलकुलेटर आप करके मुझे बता दीजिएगा इसका आंसर अगर कोई इसमें एक प्रॉब्लम होता है तो। प्लस 0.8%, क्योंकि 0.4% परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है, मल्टीप्लाई बाय 2 0.8%। फिर अगेन आपने, अब मैं आगे सिखा नहीं रहा, अगेन आपने क्या काम करना है? इसको दोबारा परसेंटेज अनसर्टेनिटी को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना है, वो मैं सिखा चुका हूँ। तो वो आपने दोबारा से इसको खुद से सॉल्व कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसकी असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।